फ्रेंड्स, ये वीडियो LIC एडीओ इंश्योरेंस अवेयरनेस और किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस का सेक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो में हम आखिरी में कुछ फाइनेंस के भी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश किए हैं, तो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चन सिर्फ वही लिया है। बाकी मैं आपको कंटेंट लास्ट में बता दूंगा कि वहाँ से जाके आप बाकी के फाइनेंस के क्वेश्चंस भी पढ़ लीजिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में बैंक एंड फाइनेंस के भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आया था मार्केट में वो एल लॉयड कंपनी थी, उसने लॉन्च किया था। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस और एश्योरेंस में फ़र्क समझिए। देखिए, इंश्योरेंस का मतलब होता है रिफर्स टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट माइट हैपन। मतलब कि दैट माइट हैपन, ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो होगा ही होगा, लेकिन उसके होने की संभावना है। वहीं पे एश्योरेंस में देखिए दैट विल हैपन, मतलब जो होना ही होना। जैसे कि बर्थ एंड डेथ, ये दो ऐसे टर्म होते हैं कि जो होने ही होने, तो डेथ होनी ही होनी होती रहती। इसलिए लाइफ की जो लाइफ कवर वाली चीज़ें होती हैं, मतलब ये एक सेकेंड, जो लाइफ की पॉलिसीज़ होती हैं वो इसी में आती हैं, एश्योरेंस वाले सेक्शन में। तो ये चीज़ है। और अगला क्वेश्चन है IGMS का फुल फॉर्म याद रखिएगा। IRDA का ही ये IGMS है। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवियांस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ग्रीवियांस को रिड्रेस करने के लिए IGMS IRDA ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जब पॉलिसी को सर्विस दी जाती है ना, तो उसी का पार्ट होता है, उसी में आते हैं कि इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, कि कैसे कस्टमर्स को डील करना है, क्या तरीके होते हैं। तो वही चीज़ इसमें लिखा है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इतनी चीज़ें होती है। एक ओरल तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक रिटन तरीके से कर सकते हैं, एक नॉन वर्बल, और दूसरा बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से बातचीत। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 है वेल नोन मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। इस चीज़ को याद रखना, सर्व क्वाल करके ये जो चीज़ लिखी है इसी को बोलते हैं वेल नोन मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। इट हाईलाइट्स 5 मेजर इंडिकेटर्स। ठीक है, इनके सिर्फ नाम आप एक बार देख लीजिएगा, याद नहीं करना है। रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी एंड टेंजिबल्स। ठीक है, बस ये नाम एक बार 1 टाइम रीड कर लीजिए, याद नहीं करना। और ये नाम जो है ये नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है सब्रोगेशन। इट इज़ द प्रोसेस एन इंश्योरेंस कंपनी यूजेस टू रिकवर क्लेम अमाउंट्स पेड टू पॉलिसी होल्डर फ्रॉम अ नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी। मतलब जो थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस की वजह से, किसी गलती की वजह से जो आपने जो क्लेम पे कर दिया है, उसी क्लेम को रिकवर करने के प्रोसेस को सब्रोगेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लीस्ट आर नो अमाउंट ऑफ सेविंग इंश्योरेंस। ऐसे कुछ इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिसमें या तो ना के बराबर या तो फिर बहुत थोड़ा जो है सेविंग होती है। ऐसे इंश्योरेंस प्लान को टर्म इंश्योरेंस बोला जाता है। मतलब ये प्योर जो है हेल्थ ओरिएंटेड इंश्योरेंस होते हैं। जैसे कि जब आप अपनी लाइफ के लिए लेते हैं टर्म इंश्योरेंस, तो जब आपकी डेथ होती है, जब वैसा इवेंट अगर होता, तभी आपको जो है एक लमसम अमाउंट मिलता है। इसलिए ऐसे और इनका प्रीमियम बहुत कम होता है टर्म इंश्योरेंस का। तो ऐसे इंश्योरेंस को टर्म इंश्योरेंस की सीरीज़ में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इज़ अ वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये चीज़ याद रखना, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इज़ अ वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबल प्रीमियम भी होगा, फ्लेक्सिबल फेस अमाउंट भी हो सकता है, और फ्लेक्सिबल डेथ बेनिफिट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इनमें होती हैं यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस में। और इसको लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 1977 में।
मैरिड वोमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, ये पॉइंट डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। मैरिड वोमेन प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1874 है। प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट्स अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन। वाइफ और चिल्ड्रन को एक लाइफ इंश्योरेंस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अंडर द एक्ट ऑफ 1874। ये चीज़ बस याद कर लीजिएगा। की मैन इंश्योरेंस क्या होते हैं? की मैन इंश्योरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आउट बाय अ बिजनेस टू कंपनसेट दैट बिजनेस। ठीक है, जो जैसे कि कोई एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने बिजनेस के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है ताकि उसके बिजनेस में अगर किसी भी तरीके का फेल्योर आता है तो वो उस लॉस को कंपनसेट कर सके। उसी चीज़ को की मैन इंश्योरेंस कहा जाता है। आरपीआर क्या चीज़ होता है? आरपीआर मतलब रिन्यूएबल प्रीमियम रिसिप्ट। ये आरपीआर रिन्यूएबल प्रीमियम रिसिप्ट है, मतलब जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट जब आप पॉलिसी कराते हैं तो एफपीआर मिलता है। एफपीआर मिलने के बाद जो फर्दर की रिसिप्ट होती हैं उन्हीं को रिन्यूएबल प्रीमियम रिसिप्ट कहा जाता है। ट्रिपल एस क्या है? सैलरी सेविंग स्कीम। सैलरी सेविंग स्कीम आरपीआर आर नॉट इशूड अंडर द ट्रिपल एस। ठीक है, एक तो इस चीज़ का फुल फॉर्म आपको याद करना है, ट्रिपल एस क्या होता है। और जो रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट होती हैं वो ट्रिपल एस स्कीम्स में नहीं पे की जाती, मतलब समझ गए ना। रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट जो हैं सैलरी सेविंग स्कीम्स में नहीं मिलती हैं, तो सिर्फ एफपीआर मिलेगा, बाकी आरपीआर इस चीज़ में नहीं मिलता। ये पॉइंट मेमोराइज कर लीजिएगा। अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द लेवल ऑफ रिस्क इन ईच न्यू इंट्रेंट एंड डिटरमाइनिंग द टर्म्स ऑफ एडमिशन इज कॉल्ड द सिलेक्शन और अंडरराइटिंग। मतलब जब भी कोई पार्टी जो है इंश्योरेंस लेती है तो उसमें किसी भी तरीके का जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या किसी भी तरीके की कोई रॉन्ग चीज़ तो नहीं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं, उसी चीज़ को, उसी रिस्क को एनालिसिस करने का प्रोसेस अंडर राइटिंग होता है। ठीक है, रिस्क एनालिसिस प्रोसेस है। मेथड ऑफ अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग के बेसिकली दो मेथड जो हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड हैं, एक तो है जजमेंट मेथड, दूसरा है न्यूमेरिकल मेथड। बस नाम याद कर लीजिएगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ वही पढ़िए, बाकी इधर उधर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। एज क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एज प्रूफ। ठीक है, एज के दो तरीके के प्रूफ होते हैं, एक स्टैंडर्ड, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। बस ठीक है, इतना बस आपको ध्यान में रखना है। क्लेम क्या है? क्लेम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रिगर्ड बाय द हैपनिंग ऑफ वन और मोर ऑफ द इवेंट्स कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लिखी हैं उनके होने पर, उन पर्टिकुलर इवेंट्स के हैपन होने पर जो है क्लेम जो है पॉलिसी होल्डर अगेंस्ट द इंश्योरर जो है करता है, तो उसको जो है फिर पॉलिसी का क्लेम प्रोवाइड किया जाता है, उसी चीज़ को क्लेम लिखा जाता है। यहाँ पे जो है उसका डेफिनीशन लिखा हुआ है। देखो, क्लेम शुड बी प्रोसेस्ड विद इन 15। यहाँ पे दोस्तों बाय मिस्टेक यहाँ 15 नहीं होगा, यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, क्लेम शुड बी प्रोसेस्ड विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द क्लेम। जब आप क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट जो है ऑफिस में सबमिट कर देते हैं तो ऑफिस से विद इन 30 डेज़ के अंदर, मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर आपका क्लेम प्रोसेस कर दिया जाएगा। ये रूल है। डेथ क्लेम क्या है? डेथ क्लेम टू टाइप्स के होते हैं, एक अर्ली डेथ क्लेम होता है और दूसरा होता है नॉन अर्ली डेथ क्लेम। तो अर्ली का मतलब होता है लेस देन 3 इयर्स पॉलिसी ड्यूरेशन। अगर पॉलिसी 3 सालों से कम चली है तो वो अर्ली में आ जाएगा, और पॉलिसी अगर 3 सालों से ज़्यादा चली है तो वो नॉन अर्ली में आ जाएगा। तो ये दो टाइप के डेथ क्लेम होते हैं। जीएसवी क्या है? जीएसवी का मतलब होता है गारंटीड सरेंडर वैल्यू। फुल फॉर्म याद कर लेना, GSV guaranteed surrender value. The GIC was converted into a national reinsurer. ठीक है, ये चीज़ पॉइंट याद कर लेना। GIC ही इकलौता इंडिया का
री इंश्योरर है। GIC वॉज कन्वर्टेड इनटू अ नेशनल री इंश्योरर। Health insurance in India formally began with the beginning of Employee State Insurance Scheme introduced अंडर ESI एक्ट 1948। पॉइंट याद कर लीजिएगा कि ESI एक्ट 1948 के तहत हेल्थ इंश्योरेंस जो है इंडिया में की शुरुआत हुई थी हेल्थ इंश्योरेंस की। और ये बैंक और ये में टेलीग्राम ग्रुप है इसी नाम से, इस चीज़ को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और जहाँ पे इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा एक दिन बाद। आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आशा का। फाइनेंस रेगुलेटरीज क्या होती हैं? फाइनेंस रेगुलेटरीज, इंश्योरेंस कंपनीज का जो रेगुलेटर है वो IRDAI है, मतलब इस पॉइंट याद कर लीजिएगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो रेगुलेटर है NHB है। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज का जो रेगुलेटर है वो सेबी है। वेंचर कैपिटल कंपनीज सेबी, मर्चेंट बैंकिंग का सेबी और निधि कंपनीज का मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, ठीक। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये फाइनेंस के टर्म हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। और सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी एक्ट है 1992, पॉइंट याद कर लीजिएगा। PFRDA का फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन एडवांस, ये चीज़ जो आता है एडवांस में, अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो ये आता है अंडर सेक्शन 64BB इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये जो है एक्ट याद कर लीजिएगा। और सेक्शन B प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये कुछ स्कीम्स हैं जो इंश्योरेंस कवर करती हैं, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हैं इंश्योरेंस के सेक्शन में। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की एज लिमिट 18 से 50 साल है। जो लाइफ रिस्क कवर इसमें कवर होता है वो 2 लाख इन केस ऑफ डेथ, और इसका प्रीमियम आता है 330 रुपये पर एनम। सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रिस्क इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, इसमें जो है, एक सेकेंड, यहाँ से है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 119 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। इसकी एज लिमिट है 18 से 70। इसमें रिस्क कवर है एक्सीडेंटल डेथ के केस में 2 लाख, और जो है रिस्क पार्शियल डिसेबिलिटी इसमें है 1 लाख का, ठीक। और इसका प्रीमियम जो आता है 12 रुपये पर एनम आता है। तो ये पॉइंट जो है, ये 2 स्कीम्स हैं अभी बताइए, इनको जो है आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा और जितना डेटा इसमें लिखा है इतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 120 है, फॉर सेटिंग अप एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप करने के लिए मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो 300 करोड़ की होती है, ठीक। मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट 300 करोड़ की होती है। मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट इन 1999, ये IRDA was constituted to regulate the insurance industry। IRDA का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। ये जो है पॉइंट याद कर लीजिएगा कि इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है, ठीक है। ये इस कमेटी के तहत इसको जो है बनाया गया था। मल्होत्रा कमेटी के तहत 1999 में इस चीज़ का जो है गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 122, प्रीमियम पेड टुवर्ड्स यूलिप इज़ एलिजिबल फॉर अ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक। अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 1010D। जो प्रीमियम यूलिप प्लान में जो है पे किए जाते हैं
जो टैक्स डिडक्शन के लिए वो इस सेक्शन के तहत पे किए जाते हैं। एंड रिटर्न ऑन पॉलिसी ऑन मैच्योरिटी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, जो इन पॉलिसी के थ्रू रिटर्न मिलता है वो उस पे भी टैक्स नहीं लगता है, वो इस सेक्शन के तहत जो है टैक्स नहीं लगता है। यूलिप मतलब इनमें दोनों चीज़ें कवर होती हैं, आपका जो है मतलब मेच्योरिटी भी मिलती है और इंश्योरेंस भी रहता है, वही यूलिप प्लान होते हैं, यूनिट लिंक इंसेंटिव प्लान्स। क्वेश्चन नंबर 123 है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जो है सर दोराबजी टाटा जी ने 1919 में बनाया था। इसके फाउंडर हैं ये, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 124 है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIC इज़ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में 1906 में इसको जो है बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 125 है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीडेंट क्या होता है? एन इंश्योरर हु ट्रांसफर्स ऑल आर पार्ट ऑफ रिस्क टू अ री इंश्योरर, ठीक है, उसे सीडेंट बोलते हैं। मतलब देखो, इंश्योरर को भी रिस्क होता है कि कहीं उसका इंश्योरेंस ना डूब जाए, तो वही जब इंश्योरर जो है अपने लिए इंश्योरेंस ले लेता है तो उसी चीज़ को ये लिखा है टेक्निकल टर्म में कि उसी चीज़ को री इंश्योरेंस बोला, उसी चीज़ को सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड इंश्योरर हु ट्रांसफर ऑल आर पार्ट ऑफ रिस्क टू री इंश्योरर, सीडेंट जो है अपने रिस्क को री इंश्योरर के पास ट्रांसफ़र कर देता है, इसी प्रोसेस को, इसी चीज़ को सीडेंट बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। क्वेश्चन नंबर 127 है, इसमें जितने भी ये फुल फॉर्म है इनको आपको याद करना है। NCLT का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, GIPSA का फुल फॉर्म जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। GBIC क्या है? गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल, गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल। UHIC क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। IBAI क्या है? इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। AIAF क्या है? एसोसिएट इन इंश्योरेंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ठीक है। IIB का है क्या फुल फॉर्म है? इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। SEG मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस योजना के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ बेसिक बैंक अकाउंट टू फैमिली हु टिल नाउ हैड नो अकाउंट। ये मतलब एक तरीके से बेसिक बैंक अकाउंट की तरह है, ये अकाउंट ही है आप समझिए, और इसको जो है उनको दिया गया जिनके पास अभी कोई भी अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट, तो ऐसे लोग को ये चीज़ प्रोवाइड किया गया है। बैंक अकाउंट कम्स विद रुपे डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट जो है इसमें रुपे डेबिट कार्ड के साथ जो आएगा, और इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1 लाख का होता है इनबिल्ड। और इसका प्रीमियम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का, इसका प्रीमियम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 129, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना इम्प्लीमेंटेड बाय LIC, ठीक है। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जो है LIC इम्प्लीमेंट की है, और एज इसमें जो है 60 ईयर्स या फिर इसके ऊपर के लोगों के लिए ये स्कीम अवेलेबल होती है। इसमें मिनिमम परचेज जो होती है 1.5 लाख आप परचेज़ कर सकते हैं, ये मतलब पेंशन स्कीम है। देखो, जब 1.5 लाख आप परचेज़ करेंगे तो पेंशन मिलेगी 1000 रुपये पर महीना, और मैक्सिमम परचेज इसका है 7,50,000, और इतने पे पेंशन मिलेगी 5000 पर मंथ। अश्योर्ड पेंशन 8% की गारंटी होती है, 8% लिखा है, 8% की गारंटी इसमें होती है, ठीक है। अश्योर्ड ये 8% पर एनम रिटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? नो इंश्योरर कैन सेटल एनी क्लेम इक्वल टू आर एक्सीडिंग 20,000, ठीक है। कोई भी इंश्योरर 20,000
या उससे ऊपर के क्लेम को ऑटोमेटिक सेटल नहीं कर सकता है विदाउट द रिपोर्ट ऑन द लॉस फ्रॉम अ लाइसेंस सर्वेयर। तो इसमें एक थर्ड पार्टी होती है जो इस चीज़ को जो है सर्वे करेगी, और जब सर्वे करने के बाद वो सही, ट्रू और वैलिड पाएगी चीज़ों को, तभी इस तरीके के क्लेम को सेटल किया जाता है। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 130 है कि टोटल नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 24 हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 24 हैं, जिसमें से सरकारी 1 है और प्राइवेट 23 हैं। टोटल नंबर ऑफ री इंश्योरर, अभी जिसकी बात की थी हम लोगों ने पढ़ा था GIC, वो 1 ही है इंडिया में और वो भी सरकारी है, प्राइवेट 1 भी नहीं है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जनरल इंश्योरेंस जो IRDA की साइट पे लिखा है वहाँ पे 28 शो कर रहा है, और इन 28 में से 4 जो हैं सरकारी हैं, 24 जो हैं प्राइवेट हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। टोटल हेल्थ इंश्योरेंस जो है इंडिया में 5 हैं, और ये 5 के 5 जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं ये प्राइवेट हैं, इसमें कोई भी सरकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 है गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं ये 4 कंपनीज हैं इंडिया में जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है। एक तो है नेशनल इंश्योरेंस को लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दूसरा है द न्यू इंडिया एश्योरेंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तीसरा है द ओरिएंटल इंश्योरेंस को लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चौथा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। UHIS यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, दिस पॉलिसी इज़ अवेलेबल टू ग्रुप ऑफ 100 और मोर फैमिलीज़। ठीक है। इस तरीके की पॉलिसी जो है ऐसे लोगों को दी जाती है जो मतलब 100 या 100 से अधिक लोगों के ग्रुप को इस तरीके की पॉलिसी दी जाती है। PPN क्या है? PPN विद रिगार्ड्स टू हॉस्पिटल्स इन हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे जो, ऐसा नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल में आप इलाज कराएंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर देगी। कुछ मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अटैच होते हैं, और उन्हीं में जब आप इलाज करवाते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं पेमेंट करती है। ऐसे हॉस्पिटल्स की चेन को ये यहाँ पे देखिए कहा जाता है PPN, प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। RBI का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ। ठीक है। अंडर RBI एक्ट 1934 थ्रू द जॉन हिल्टन यंग कमीशन। एक एक पॉइंट एकदम जो है मेमोराइज कर लीजिएगा बाय हार्ट। 1926 में हुआ था। इसी कमीशन को जो है रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी बोला जाता है। एंड सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री RBI नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1949। RBI को 1949 में नेशनलाइज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और स्टार्टिंग में इसकी पेडअप कैपिटल थी 5 करोड़। 5 करोड़ से ही इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 136 क्या है? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। इस कंपनीज एक्ट को चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रख दिया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1966 में ऐसा किया गया था। ठीक है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना दिया गया था, और ये एक्ट इट वाज मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर इन 1956। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बाद में इम्प्लीमेंट हुआ था, और वो हुआ था 1956 में। फाइनेंशियल मार्केट को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक तो मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। ठीक। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में वो सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है, और मनी मार्केट जो होती है वो रेगुलेट RBI करता है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और इनका रेगुलेशन सेबी करता है। ठीक है।
इनका रेगुलेशन सेबी करता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि पहला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है 1989 में लॉन्च किया गया था। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो अमाउंट होता है 1 लाख और या फिर इसके मल्टीपल में, 1 लाख के मल्टीपल में, ठीक है। मिनिमम 1 लाख का आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। मैच्योरिटी इसकी जो है मिनिमम 7 दिन होती है, मैक्सिमम 12 महीने यानी कि 1 साल। वही मैंने आपको बताया, जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होंगे उनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल हो सकती है। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं? मतलब इनको आप ऐसे समझिए कि जब गवर्नमेंट लेंडिंग या बारोविंग करती है, मतलब गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके का रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर में शॉर्टफॉल होता है, तो उसके पास कुछ ये ऐसे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनको इशू करके वो पैसे को ले सकती है मार्केट से या पैसा मार्केट में भेज सकती है। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स को ये इन कैटेगरीज में डाला गया है। तो दूसरा है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर 1990 में लॉन्च किया गया था। अमाउंट है इसका 5 लाख या फिर इसके मल्टीपल में। मैच्योरिटी इसकी 7 दिन या फिर मैक्सिमम 1 साल तक रहती है, अप टू 1 ईयर। कॉल एंड नोटिस मनी, ये भी जो है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें ये याद कर लीजिएगा कि कॉल मनी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जो है सिर्फ 1 दिनों तक के लिए ही इशू किया जा सकता है, और नोटिस मनी में जो आता है उसे 2 से 14 दिनों तक इशू किया जा सकता है, और जो टर्म मनी में आते हैं इंस्ट्रूमेंट उसे 15 दिनों से लेके 1 साल तक के लिए इशू किया जा सकता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल 1917 में लॉन्च किए गए थे। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? बारोविंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बारो करती है तो इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बारो करती है, ठीक है। ट्रेजरी बिल को जो है अमाउंट का जो जिसमें इशू किए जा सकते हैं वो 25,000 के डिनोमिनेशन में इशू किए जा सकते हैं, और 25,000 मिनिमम है या फिर 25,000 के मल्टीपल में। ये 3 तरीके के होते हैं ट्रेजरी बिल बेसिकली। 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। 91 में 2 से मल्टीपल 2 का गुणा करिए, ये आ जाएगा। इसमें फिर से 2 का मल्टीपल करिए, ये आ जाएगा। ये 3 तरीके के ट्रेजरी बिल अवेलेबल हैं। इशूड एट डिस्काउंटेड वैल्यू, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि ट्रेजरी बिल जो होते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किए जाते हैं और फेस वैल्यू पे ख़रीदे जाते हैं। मतलब इसका ख़रीदने का प्राइस ये जो 25,000 लिखा है, अगर 25,000 का एक ट्रेजरी बिल इशू किया गया तो एक ख़रीदा 25,000 पे ही जाएगा, लेकिन ये जो मार्केट में सेल किया जाएगा वो 25,000 से कम पे। वही लिखा है कि डिस्काउंटेड वैल्यू पे इसको जो है मार्केट में दिया जाएगा और इस फेस वैल्यू पे ख़रीदा जाएगा। कैपिटल मार्केट, अरेंजमेंट फॉर बारोविंग एंड लेंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट है जिसमें हम शेयर मार्केट, स्टॉक, डिबेंचर, इन सब की बात करते हैं। ये 2 कैटेगरी के होते हैं। गिल्ट एज मार्केट, गिल्ट एज में सरकारी इक्विटीज़ की ट्रेडिंग की जाती, सरकारी चीज़ों की जो है ट्रेडिंग की जाती। और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट में मार्केट फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ ओल्ड एज वेल एज न्यू कंपनीज, ठीक है। शेयर और डिबेंचर की इसमें जो है ट्रेडिंग की जाती है, ओल्ड और एज वेल एज न्यू दोनों के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में की जाती है। ये वाली बेसिकली गवर्नमेंट पर्पस से होती और ये नॉर्मल यूज़ के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो है हेडक्वार्टर मुंबई में है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। और ये बैंक में जो डिपॉजिट किया जाता है उस चीज़ को री इंश्योर करती है, उस चीज़ के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और अप टू 5 लाख, अभी तो जो करंट की लिमिट है अप टू 5 लाख तक का आपका जो है अमाउंट सिक्योर होता है, इंश्योर होता है। मतलब सरफेसी एक्ट 2002 एक्ट याद रखिएगा कि 2002 है,
और एक्ट का फुल फॉर्म सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। WLA क्या होते हैं? वाइट लेबल ATM होते हैं, जो जब भी कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी ATM बनाती है, ATM अपने ATM ऑर्गेनाइज करती है, मार्केट में लॉन्च करती है, तो उन जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ के ATM होते हैं उनको वाइट लेबल ATM बोला जाता है। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 142 है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा। PCA का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 इंडियन बैंक्स इन 1969, 14 बैंकों को 1969 में जो है 1969 में जो है नेशनलाइज किया गया था, और फिर 6 मोर बैंक्स को 1980 में नेशनलाइज किया गया था। अब आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में हमें इन 14 का और इन 6 का नाम ज़रूर बताइएगा। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्ट, ये 2004 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो मिनिमम अमाउंट होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाख का होता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। इंटर बैंक ट्रांसफ़र स्कीम होती है। NFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, 2005 में लॉन्च किया गया था, 2005 में लॉन्च किया गया था, और इसकी ना तो मिनिमम और ना तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट। ठीक है, इसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RTGS एंड निफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। 2020 से RBI का जो सर्कुलर आया है उसमें ये बोला गया है कि RTGS और निफ्ट जो है फ्री रहेंगे जिनके पास सेविंग अकाउंट है। IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइज बैंक ब्रांचेस। बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए IFSC कोड लॉन्च किया गया। 11 डिजिट का कोड होता है, और ये इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। फर्स्ट 4 जो होते हैं 4 अल्फ़ा करेक्टर्स रिप्रेजेंट बैंक करते हैं। जो 5वां करेक्टर होता है, याद है, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, 5वां जो करेक्टर होता है वो 0 होता हमेशा, और लास्ट के 6 करेक्टर्स जो होते हैं वो बैंक की ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन 9 डिजिट का ये न्यूमेरिक कोड होता है। इसमें से फर्स्ट 3 डिजिट जो होते हैं सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड 3 डिजिट जो होंगे बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, और थर्ड 3 डिजिट जो होंगे वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। जितने भी फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है स्विफ्ट के ज़रिए ही किए जाते हैं। स्विफ्ट कोड जो है 2 तरीके का हो सकता है, एक 8 डिजिट का, दूसरा 11 डिजिट का। वो लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो जब जो 8 डिजिट का होगा उसमें 2 डिजिट जो होते हैं कंट्री के लिए, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस कंट्री का बैंक है। 4 डिजिट जो होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, बैंक का नाम, और 2 डिजिट जो होंगे वो बैंक की लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो 3 डिजिट हैं ब्रांच कोड, ये जो है ऑप्शनल होते हैं। इन्हीं मतलब इस 11 डिजिट में ये वाला सेम है, इसके अलावा ये जो 3 डिजिट हैं अगर इनको इसमें ऐड कर दोगे तो ये 11 बन जाएगा, और ये ऑप्शनल होता है। ब्रांच कोड आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ। तो ये चीज़ें होती हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसमें जो कुछ फाइनेंस के से कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने लिए। अब आपको इसके अलावा अड्डा के कैप्सूल से जो बैंकिंग एंड फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी है मुश्किल से हार्डली 20 से 25 पेजेस का होता है, वो उसे एक बार आप रीड कर लीजिएगा। उसमें काफ़ी चीज़ें और हैं जो अभी हमने नहीं कवर की हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। उनको एक बार एक रीडिंग से आपका
स्कोर थोड़ा बहुत और बूस्ट हो जाएगा, और स्कोर नहीं भी बूस्ट होगा तो एटलीस्ट आपको नॉलेज हो जाएगा, जो कि फिर किसी न किसी दूसरे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, काम आएगा किसी दूसरे एग्ज़ाम में। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू।